गुजरात दंगों पर बीबीसी द्वारा बनाई गई 2 एपिसोड की सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है। भारत सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में क्यों नहीं चलने देना चाहती? इतना बवाल क्यों मचा हुआ है कि पहले इसे YouTube से हटाया गया, जब बाद में लोगों ने इसके लिंक ट्विटर पर शेयर किए तो ट्विटर से भी उन्हें ब्लॉक करा दिया गया। इसके चलते JNU में भी छात्रों पर पथराव किया गया, उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा गया। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे क्यों छात्रों पर पथराव हुआ, क्यों मोदी की इस डॉक्यूमेंट्री से मोदी जी खुद ही डर रहे हैं, आखिर क्या है इसमें और क्या सच्चाई है गोधरा कांड की। कुछ ऐसे रहस्य वीडियो के अंत में बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने हो। तो संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। बता दें कि यह डॉक्यूमेंट्री नर्मदा हॉस्टल के सामने JNU छात्र संघ के ऑफिस में रात 9 बजे दिखाई जानी थी। JNU छात्र संघ ने स्क्रीनिंग की घोषणा एक दिन पहले ही की थी। छात्र संघ की इस घोषणा के बाद JNU प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि डॉक्यूमेंट्री दिखाने के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई है और छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। रात 8 बजे से छात्र जहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी वहां जमा होना शुरू हो गए, लेकिन स्क्रीनिंग से आधा घंटा पहले 8:30 बजे ही पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई। वहां मौजूद रहे छात्रों का दावा है कि प्रशासन ने बिजली काट दी थी। स्क्रीनिंग से ठीक पहले बिजली गुल होने की वजह पर JNU प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि 9:10 पर मोबाइल फोन की रोशनी में JNU छात्र संघ की प्रेसिडेंट IC घोष ने डॉक्यूमेंट्री देखने आए छात्रों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, वे डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएगी। आप लाइट छीन सकते हैं, आप हमारे हाथ से स्क्रीन नहीं छीन सकते, आप हमारे लैपटॉप छीन सकते हैं, लेकिन आप हमारी आंखें और जज्बे को नहीं छीन सकते। IC घोष ने BBC से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार पब्लिक स्क्रीनिंग रोक सकती है, लेकिन पब्लिक व्यूइंग तो नहीं रोक सकती। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने YouTube और ट्विटर को BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन शेयर करने वाले लिंक हटाने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि बिजली गुल होने की वजह से बड़े पर्दे पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा सकी, लेकिन छात्र संघ के लोगों ने छात्रों के बीच A4 साइज पर छपे QR कोड बांटने शुरू कर दिए। इसकी मदद से छात्र अपने अपने फोन पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते थे। छात्रों से गुजारिश की गई कि वे छात्र संघ ऑफिस के बाहर ही दरी पर बैठकर डॉक्यूमेंट्री देखें, लेकिन जब यह ठीक से नहीं चल पाया, ठीक से नहीं हो पाया, तो कुछ छात्र लैपटॉप और स्पीकर ले आए। 10:20 पर अचानक डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी होने लगी। ये पत्थर वहां स्थित टेफ्लाज कैंटीन के पास से मारे जा रहे थे। इनमें पत्थर के साथ ईंटें भी शामिल थीं। पत्थरबाजी शुरू होते ही छात्रों के बीच भगदड़ मच गई और डॉक्यूमेंट्री बीच में ही छोड़कर छात्र वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। 5 मिनट के अंदर ही छात्र संघ दफ्तर के बाहर की जो जगह थी वो खाली हो गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी छात्रों ने JNU के मुख्य द्वार तक मार्च निकाला और
नारेबाजी की। जेएनयू अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को पत्थर चलाते देखा है। हालांकि बीबीसी इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती है। एबीवीपी की जेएनयू शाखा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि वामपंथियों का यही फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। चलिए अब बात करते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की। आखिर क्या है इसमें? बीबीसी ने 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रकाशित हुआ। पहले एपिसोड में नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया है, जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है जिसे बीबीसी ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हासिल किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुए हिंसा दंगा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस ब्रिटिश कूटनायक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्ट लिखी है उससे बीबीसी ने बात की है और वो अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर कायम भी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर चुका है। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार से जुड़े कई लोगों ने दुष्प्रचार और औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित बताया है, जबकि बीबीसी का कहना है कि यह गहन जांच परख के बाद बीबीसी के संपादकीय मानदंडों के अनुरूप तैयार की गई है। 17 जनवरी को इसे BBC 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बीबीसी को यूके द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक से भी एक सीरीज बनानी चाहिए। जब विवाद बढ़ता देखकर एक दिन बाद ही बुधवार को बीबीसी ने सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया। उधर शुक्रवार को बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर अब देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। यह स्पष्ट रूप से मोदी के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की थी उसे उम्मीद के मुताबिक यूट्यूब से हटा दिया गया है। आगे कहा कि देखते हैं कि बीजेपी इसे और कितनी बार डिलीट करवाती है। प्रशांत कुमार की रिपोर्ट एवं विभिन्न अखबारों की रिसर्च के बाद चलिए अब बात करते हैं आखिर गोधरा कांड की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में मोदी इसके जिम्मेदार हैं? आखिर क्या हुआ था उस दिन?
एक समाज के तौर पर हम हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि हमें एक समाज के तौर पर यह नहीं पता होता कि ये कब, कहां और कैसे होगा। और उस चीज का नाम है दंगा, यानी नरसंहार। यह एक ऐसा शब्द है जो कभी भी किसी सभ्य समाज को आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। दंगा चाहे राजनीतिक हो, सांप्रदायिक हो या फिर किसी और तरह का हो, एक समाज इसके लिए कभी भी स्वीकृति नहीं देगा। दंगे की वजह कुछ भी रहे, मरती तो इंसानियत ही है। आज हम ऐसे ही एक दंगे की बात करेंगे जो हुआ था भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात में, और साल था 2002। इस घटना को सही तरह से जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि आप समझ सकें कि यह किस प्रकार से फैला और इसके दोषी कौन हैं। शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई, यह पूरा वाकया शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आपको वही सब बातें आगे बताऊंगा जो कि पब्लिक डोमेन में है। मैं यहां किसी भी संप्रदाय का पक्षधर नहीं हूं। मैं सिर्फ उन बातों को ही रखूंगा जो उन दिनों घटी। जैसा कि हम सभी को पता है कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद सालों से चला आ रहा है। कितने ही हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संगठन इससे जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपनी बात रखते हैं। ऐसा ही एक आयोजन फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया था। उस आयोजन का नाम था पूर्णाहुति महायज्ञ। इसमें भाग लेने के लिए लगभग पूरे देश से राम भक्त पहुंचे थे, जिन्हें आम शब्दों में कार सेवक भी कहा जाता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद 25 फरवरी 2002 को एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए निकली। इसके बोगी नंबर S5 और S6 में खास करके सिर्फ कार सेवक ही बैठे हुए थे। अमूमन भारत में लंबी दूरी की ट्रेन लेट ही रहती है। उस दिन भी थी। जिस ट्रेन को 4 बजे सुबह में अहमदाबाद पहुंच जाना था, वो ट्रेन 6:30 बजे गोधरा से एक रेलवे स्टेशन पहले ही दाहोद रेलवे स्टेशन पर रुक गई। दाहोद से ट्रेन खुली और सुबह के 7:45 बजे गोधरा स्टेशन पर रुकी। यहाँ ट्रेन अपने आप नहीं रुकी थी, बल्कि चैन पुलिंग करके इसको रोका गया था। और यह चैन पुलिंग एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया था। ऐसा एक रिपोर्ट में पता चला जो उस ट्रेन के ड्राइवर ने बताया। यह ट्रेन पूरी तरह से स्टेशन पर नहीं बल्कि आउटर पर खड़ी थी। आउटर वो होता है जहां से प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला होता है। वहां आउटर के पास बस्ती थी जो मुस्लिम बाहुल आबादी का था। अचानक से वहां काफी संख्या में लोग पहुंचे और खास तौर पर उन्हीं दोनों डिब्बे यानी कि S5 और S6 को निशाना बनाया। पत्थर फेंके गए, घरेलू हथियार से हमला किया गया और उन दोनों बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। इस भयावह आगजनी में कुल 59 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 500 के आसपास बुरी तरह से झुलस गए या फिर इस हमले में घायल हो गए। मरने वालों में 22 पुरुष, 27 महिला और 10 बच्चे थे। यहां से एक समीकरण तो साफ हो गया था कि अगर हिंदू मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय पर हमला किया है तो यह सांप्रदायिक ही होगा। इस भयानक हादसे के बाद साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर शाम 4:30 बजे पहुंची। वहां उन लाशों को उनके परिजन तक नहीं बल्कि अहमदाबाद स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में ले जाया गया। इन लाशों को शहर के बीचों बीच से ले जाया गया था। इससे जनाक्रोश और भड़क उठा। रॉड और लाठी से लैस कार सेवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। खून का बदला खून। अब अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के कार सेवक जमा होने लगे। अहमदाबाद से 50 कार सेवक स्पेशल बस में सवार होकर शाम 6:30 बजे मोदासा के बड़ा ग्राम में पहुंचे। 500 लोगों की भीड़ ने कार सेवकों की अगवानी की। कार सेवकों ने
भीड़ को साबरमती एक्सप्रेस में अटैक के बारे में बताया। रात 9:30 बजे तक देखते ही देखते भीड़ हजारों में पहुंच चुकी थी। हालात पर काबू पाने में वहां मौजूद पुलिस काफी नहीं थी और अब छिटपुट दंगे की खबर लॉकर पुलिस चौकियों में भी आनी शुरू हो गई थी। अब रात से सुबह हो गई थी और तारीख थी 28 फरवरी। यहां तमाम संगठनों के नेताओं ने गोलबंदी की और 28 फरवरी और 1 मार्च को गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। इसमें तमाम संगठनों के नेता शामिल थे, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद कर रहा था। राज्य के खुफिया ब्यूरो ने गृह सचिव और सभी पुलिस के कमिश्नर, सभी एसपी को रिपोर्ट भेजी। बीएचपी ने गुजरात बंद बुलाया है, जरूरी निगरानी रखी जाए। सबों को लेकर मोटरों का काफिला सुबह आखिरकार अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल पहुंच गया। 16 अस्पताल के बाहर बीएचपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले से ही जमा थी। 16 सिविल अस्पताल के बाहर तैनात पीसीआर वैन ने शहर के पुलिस कंट्रोल रूम को संदेश भेजा। अब तक आरएसएस के 3000 सदस्यों की भीड़ 16 अस्पताल के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। 16 अस्पताल के करीब भीड़ जमा होने लगी और यह भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। यहां से अब कभी भी हिंसा भड़क सकती थी। यह साफ हो गया था। 10 शवों को लेकर अंतिम यात्रा रामोल जनता नगर से लेकर हटकेश्वर शमशान घाट तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में 6000 लोग एक साथ थे। अंतिम यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया। भीड़ अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और नरोदा ग्राम के करीब बेकाबू होने लगी और यह बेकाबू भीड़ अब काबू में नहीं आने वाली थी। गुजरात दंगा शुरू हो चुका था। अब यह विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक दंगा का रूप ले चुका था। एक हफ्ते तक अहमदाबाद, गांधीनगर, गोधरा, मेहसाणा, हिम्मतनगर, बड़ोदरा, सूरत, भरूच जैसे प्रमुख शहरों समेत यह दंगा पूरे राज्य में फैल चुका था। हालांकि छिटपुट घटना की खबरें मार्च के ही महीने तक आती रहीं। जब यह दंगा थमा तो इसके परिणाम ने किसी को भी हैरान नहीं किया, क्योंकि यह तो अनुमानित ही था। इस दंगे में 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं की मौत हो चुकी थी। यह ऑफिशियल डेटा है, लेकिन बाकी सोर्सेज की माने तो मरने वालों की संख्या करीब 2000 के आसपास थी और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस दंगा में सब कुछ हुआ जो एक दंगा में होता है, मसलन मास मर्डर, मास रेप, घर जलाना, गाड़ी फूंकना और ऐसे ही कई सारे उत्पात। गोधरा ट्रेन हादसे की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं बल्कि काफी टेढ़ा है। पक्का नहीं हो पाया है अब तक कि ये आखिर कैसे हुआ या किसने किया, लेकिन सोर्सेज ने कई तरह की कहानियों का सहारा लिया है। पहली कहानी यह है कि जब 27 फरवरी की सुबह ट्रेन दाहोद स्टेशन पर रुकी थी, तब S5 या S6 बोगी में एक चाय वाले ने घुसने की कोशिश की थी। वो मुस्लिम युवक था जिसे कार सेवकों ने बोला कि हम तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिएंगे और उसको ट्रेन से भगा दिया। इसी का बदला लेने के लिए वो आगे गोधरा स्टेशन पर अपने लोगों को बुला लाया और कार सेवकों पर हमला करवा दिया, जो बाद में सांप्रदायिक दंगा का रूप ले गया। लेकिन वहीं दूसरी कहानी की माने तो पहली कहानी कितना झूठ और कितना सच है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। जो दूसरी कहानी है उसके अनुसार यह एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा करवाया गया हमला था, जिसे पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया और इसके लिए लोकल मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगलाया गया, जिसमें वो आसानी से फंस गए और अपने ही देशवासियों को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन के ड्राइवर ने जांच कमेटी को यह भी बताया कि उस दिन ट्रेन को 5 से 6 बार चेन पुलिंग किया गया था।
जांच में एक और बात का पता चला कि उस दिन ट्रेन में 60 लीटर से ज्यादा केरोसिन का तेल रखा गया था, जिसका इस्तेमाल ट्रेन को जलाने के लिए किया गया। एक अन्य कहानी की माने तो गोधरा से 80 किलोमीटर दूर दाहोद रेलवे स्टेशन के पास कार सेवकों ने एक दुकानदार से मारपीट की और महिलाओं से अश्लील हरकतें की और जय श्री राम के नारे उन पर जबरन लगवाए। जब मुस्लिम लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया और रुदौली और दरियाबाद के बीच 2000 कार सेवकों ने भयंकर आतंक मचाया। रुदौली स्टेशन पर खून से लथपथ कुछ महिलाएं कूद गईं। अयोध्या और इसके आसपास चलने वाले एक अखबार जनमोर्चा के अनुसार 25 फरवरी 2022 को साबरमती एक्सप्रेस में सवार करीब 2000 त्रिशूलधारी कार सेवकों ने दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर भयंकर तबाही मचाई। अखबार के अनुसार टाकिया खैरनपुर के रहने वाले अता मोहम्मद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों ने उनको जमकर पीटा, कुछ से जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। 50 साल के अवसार की दाढ़ी नोची और उनके शरीर में त्रिशूल घोंप दिया। अहमदाबाद तक पहुंचते हुए धर्म के उन्माद में अंधे कार सेवकों ने रास्ते में भी भयंकर आतंक मचाया और मुस्लिमों भारत छोड़ो, मंदिर यहीं बनेगा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। असल में भोले वाले हिंदुओं को राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उन्मादी बनाया जा रहा था। आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार 27 फरवरी 2022 को कार सेवकों ने गोधरा स्टेशन पर दुकानदारों से मारपीट की और एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा और ट्रेन में खींचने की कोशिश की, जिससे मुस्लिम भी भड़क गए और दंगा शुरू हो गया। इस दौरान सरकार की क्या स्थिति रही? एक अफवाह ये भी फैलाई गई कि कार सेवक लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे, तो वहीं बौखलाहट में मुस्लिमों ने 2 बोगियों पर पथराव किया और आग लगा दी, जिसमें 59 लोग जलकर मर गए। कार सेवक भी भड़के और फिर बड़ा नरसंहार हुआ। इसे रोका भी जा सकता था, किंतु शायद ये होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस वक्त भाजपा उपचुनावों में गुजरात में हार चुकी थी और मुख्य चुनाव में वो हर हाल में सत्ता में बने रहना चाहती थी। उसे डर था कि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करवाया तो गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है। कई अखबारों का मानना यह भी है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से लोगों को उन्मादी बनवाया। निसंदेह यह अब तक के हुए भयानक खून खराबों में से एक था, जिसमें लोग अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देख रहे थे। इस घटना को रोका भी जा सकता था, क्योंकि पहले से ही गुजरात में सांप्रदायिक घटनाएं अपने जोरों पर थीं, किंतु वो पार्टी, वो सरकार इन घटनाओं को रोकती कैसे रोकती, क्यों रोकती, या गोधरा पीड़ितों को न्याय कैसे देती, जिसने खुद ही इन घटनाओं के लिए माहौल तैयार किया था। उपचुनाव में हारने वाली भाजपा ने आरएसएस के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काया। कभी 6 इधर के लोग मरे तो कभी उधर के। गोधरा कांड 27 फरवरी को सुबह हुआ, लेकिन इससे पहले गुजरात के माहौल पर भी बात करना जरूरी है। कॉम्बैट कम्युनलिज्म की एक रिपोर्ट में फरवरी में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा दिए गए भाषणों को छापा है। जैसे 7 फरवरी को प्रवीण तोगड़िया ने अपने भाषण में कहा था कि राम मंदिर का तेज निर्माण होना जरूरी है, यही इस्लामिक आतंकवाद का जवाब है। वक्त आ गया है कि सरकार मदरसों पर बैन लगा दे। वहीं 11 फरवरी को तोगड़िया ने एक और जवाब दिया, जिसमें कहा कि कश्मीरी समस्या का समाधान अयोध्या से जाता है, जिहादी मानसिकता को किसी भी हाल में हराना है। 13 फरवरी को तोगड़िया ने एक और बयान दिया, जिसमें कहा कि देश के पास एक ही विकल्प बचा है, वो है इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़े। गोधरा कांड से 7 दिन पहले यानी कि 23 फरवरी के दिन बजरंग दल के संयोजक सुरेंद्र जैन ने
बयान दिया कि बजरंग दल के 20 लाख त्रिशूलधारी कार्यकर्ता अयोध्या के लिए मार्च करेंगे। वे किसी भी प्रकार की चुनौती को झेलने को तैयार हैं। अगर कोई मुस्लिम अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनाने से रोकेगा तो हम जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर आएंगे। इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उस वक्त किस तरह का माहौल बनाया। दंगे को भड़काने के लिए ये बयान काफी थे। दंगा हुआ, लोग मरे और 27 फरवरी की ही शाम को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे गोधरा पहुंचे और वहां जली हुई बोगियों का निरीक्षण किया। उसके बाद संवाददाता सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोधरा की घटना बेहद दुखदाई है, लेकिन लोगों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। सरकार उन्हें आश्वस्त करती है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उसी दिन गोधरा व उसके आसपास कर्फ्यू लागू कर दिया गया और उसी दिन गुजरात के गृह मंत्रालय ने पुलिस फोर्स को यह जरूरी निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। दंगा भड़काने से रोकने के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़े पैमाने पर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 217 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 137 हिंदू और 80 मुसलमान थे। सरकार ये जानती थी कि हिंदुओं को गिरफ्तार करने से भाजपा और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस आशंका के बावजूद यह कदम उठाया। जांच और रिपोर्ट में क्या निकला, घटना जब इतनी बड़ी थी तो इम्पैक्ट भी बड़ा ही होना था। हुआ भी यही। कई तरह की कमेटियों का गठन किया गया कोर्ट के द्वारा। कईयों ने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन आखिर में एसआईटी की विशेष अदालत ने 1 मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि 63 लोगों को बरी कर दिया। इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 को उम्र कैद की सजा हुई। अब तक गुजरात में ना ही सरकार बदली है और ना ही शासन। तब भी भाजपा की ही सरकार थी और आज भी भाजपा की ही सरकार है। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई प्रकार के आरोप लगे, लेकिन उन्हें भी अब क्लीन चिट मिल गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करो। शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।